स्वागत है आईओ ट्यूटोरियल पे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या क्या देखा था। महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाएं जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट भी बनाता है अपना योजना और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाता है। तो हम लोग पहले स्टेट का देख लेते हैं, उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है वो सारा योजना। तो इसमें कौन कौन सा योजना और बचा हुआ है वो देखते हैं। नवा बिहान योजना, हम लोगों ने 5 योजना देख लिए थे। अब छठवा योजना है नवा बिहान योजना। इसमें क्या है, घरेलू हिंसा। देखिए, महिलाओं से रिलेटेड हम लोग ने एक्ट में पढ़ा है, घरेलू हिंसा होती है उनके साथ, तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या कौन से अधिनियम बनाया गया है, उस अधिनियम में कौन कौन से प्रोविजंस है वो सारा हमने डिस्कस कर लिया है एक्ट वाले पार्ट में। तो उससे बचाव के लिए एक योजना भी चलाया गया है। कौन सा योजना है, नवा बिहान योजना। इसके अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, मतलब उनको जागरूक करना है उनके अधिकारों के प्रति, और अगर उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार होता है तो उसको किस श्रेणी में डाला जाता है वो, मतलब जैसे अगर किसी को थप्पड़ मार रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं या फिर किसी भी टाइप से दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हो सकता है महिलाओं को लगे कि ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें थोड़ा ना मतलब हमको कोई अधिकार मिला है, लेकिन उन सब चीज के पीछे वो लोग को अधिकार दिया गया है। इन सब के प्रति जागरूक करना ये इनका कार्य है, और इसके लिए एक संरक्षण अधिकारी हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जिले में एक संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। अगला योजना देखते हैं, महिला जागृति शिविर। इसमें क्या है, जागरूकता अभियान है, ये भी एक टाइप का जागरूकता योजना है। किस चीज से रिलेटेड, कानूनी अधिकार कौन कौन से प्राप्त है किसी महिला को, वो सबके प्रति जागरूक करना। उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही, कई सारी योजनाएं ऐसी हैं जो महिलाओं के लिए चलाई जाती है लेकिन उनको ज्ञान ही नहीं होता। तो उन सारी योजनाओं के प्रति उनको जागरूक करना कि आपको ये योजनाएं आपके लिए बनाई गई है, तो आप अगर उसका फायदा उठाना चाहते हैं तो फिर आप ये सब चीज के लिए एलिजिबल हैं, तो आप उस योजना का फायदा उठाइए। ये सब चीज को लिए जागरूक करने का। कुप्रथाएं हैं, जैसे बहुत तरह की कुप्रथाएं हैं, तो उन सब से निजात पाने के लिए भी उनको जागरूक करना जरूरी है। अब इस शिविर के बारे में क्या है, ठीक है। तो अगर ग्राम स्तर पे हो रहा है तो उसमें 4000 तक का खर्चा हो सकता है, खर्च किया जा सकता है। जनपद पंचायत, देखिए पंचायत में ही होगा, किसी नगरीय निकाय में नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो जनपद पंचायत में होगा, जिला पंचायत में, और उसकी सीमा रखी गई है, जो खर्च की सीमा है। किसी ग्राम पंचायत में 4000 रुपये, जनपद पंचायत में 20,000 रुपये, और किसी जिला पंचायत में अगर ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो फिर ऐसा शिविर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो उसमें जो खर्च की राशि रहेगी 1.5 लाख रुपए तक का खर्च किया जा सकता है। उसमें महिलाओं की कैपेसिटी क्या होगी, ग्राम पंचायत के केस में 150, जनपद पंचायत के केस में 500, जिला पंचायत के केस में 5000 महिलाएं वो इनके शिविर की जांच कैपेसिटी होगी। शिविर लगाएंगे तो फिर ये सब चीज बताएंगे इसमें। अब अगला चीज है नोनी सुरक्षा योजना। 1 अप्रैल 2014 से स्टार्ट किया गया था। आप लोग ईयर याद रखेंगे 2014। इसमें क्या चीज होता है, इसका एम क्या है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। ऐसा लगता है कि अब ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन अभी भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कन्या भ्रूण हत्या की जा रही है। तो इन सबको इसे खत्म करना है, मतलब वो जो दुर्व्यवहार है वो उपस्थित है, जो दुर्प्रथा है वो उपस्थित है, तभी तो उसके निवारण के लिए उपाय किया जा रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं तो उपस्थित है। तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। पितृसत्तात्मकता है, मतलब क्या है, हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज है अभी तक, लेकिन क्या होना चाहिए, क्या न पितृसत्तात्मक होना चाहिए न मातृसत्तात्मक होना चाहिए, ये सम्यक समाज होना चाहिए। तो इसके लिए प्रयास करना। तो देखिए, अभी स्थिति ऐसी है, पितृसत्तात्मकता का लेवल ये है, मान लेते हैं एक टाइम पे और भी ज्यादा था, अभी कुछ कम हुआ है। क्यों कम हुआ है, क्योंकि महिलाओं को भी कुछ अधिकार प्राप्त हुए हैं। इसको और भी कम करना है, इतना कम करना है, देखिए इतना भी कम नहीं करना है कि मतलब महिलाओं ये उल्टा सिस्टम हो जाए, मातृसत्तात्मकता बढ़ जाए, ऐसा भी नहीं करना है। मतलब एक पुरुष और एक स्त्री एक बराबर लेवल पे पहुंचे, वहां तक लाना है। तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पितृसत्तात्मकता का जो प्रभाव है, मतलब जो विचारधारा है पितृसत्तात्मकता का, कि लड़के ही सब कुछ कर सकते हैं, लड़कियां काम नहीं कर सकती, लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती, ये सारा चीज को, ये सारी भ्रांतियां हैं, इन सब भ्रांतियों से समाज को
बचाना है और इसे दूर करना है। और फिर इस ऐसे क्या होगा, पितृसत्तात्मकता फिर कम होगी और एक लेवल पे आ जाएंगे, एक महिला पुरुष दोनों कंधे से कंधा मिला के आगे चलेंगे। ये उद्देश्य, मेन उद्देश्य। ठीक है। कुप्रथाएं जैसे बाल विवाह, बाल विवाह एक कुप्रथा है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करना, खत्म करना, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना। बालिकाएं जितनी ज्यादा पढ़ी लिखी होंगी वो अपने अधिकारों को उतने अच्छे से जान पाएंगे और इसलिए उन अधिकारों का सही तरीके से यूज कर पाएंगे। तो ये भी जरूरी है। इसके बाद आता है इसमें पात्र कौन कौन होंगे। पहली बात तो जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं वो सारे के सारे इसमें पात्र होंगे। बीपीएल परिवार में 2 संतान तक, ठीक है, वो इसके लाभार्थी होंगे। अब इसमें प्रोविजन क्या है देखिए, इसका पार्टनर कौन है, एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सब जानते होंगे। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी है तो ये इंश्योर करती है। देखिए इस योजना का उद्देश्य ये सब रोकना नहीं है। देखिए इस योजना का उद्देश्य क्या है, देखिए कन्या भ्रूण हत्या, पितृसत्तात्मकता, मतलब ये मातृसत्तात्मकता कम है, हाँ पितृसत्तात्मकता ज्यादा है, इसलिए गड़बड़ी है। मतलब कहीं ना कहीं सारे जो एम्स हैं इसको फुलफिल करने के लिए क्या करेंगे, महिलाओं को अगर सशक्त कर दिया जाए तो फिर सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसलिए ऐसा प्रोविजन बनाया गया कि जन्म से 5 वर्ष तक 5,000 रुपये हर साल, 1 साल का 5,000 रुपये जमा करना है लड़की के नाम से। ये फीमेल्स के लिए, ठीक है, फीमेल मतलब जो हमारी गर्ल्स हैं, गर्ल्स बेबी है जो, उनके लिए है। ठीक है, 5 वर्ष तक उनके नाम से एक इंश्योरेंस किया जाएगा 5,000 रुपये हर साल। और जब वो लड़की 12th कंप्लीट कर ली है और 18 साल की भी हो चुकी है, ऐसा नहीं कि दोनों में से एक चीज फुलफिल हो गया, मतलब 18 की हो गई तो मिल जाए पैसा, ऐसा नहीं। 12 की भी, मतलब 12th तक पढ़ी भी होनी चाहिए और 18 साल तक भी हो जानी चाहिए। तो उनको मैच्योरिटी के बाद कितना रुपये मिलेगा, 1 लाख रुपए मिलेगा। इसका यूज कहाँ करेंगे, वो अपने पढ़ाई में कर सकते हैं। अब देखिए 1 लाख रुपये, पहले एक बहाना रहता था ना कि क्या बोलते हैं, पैसा नहीं है तो लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे, बेटी है बेटा पढ़ेगा उसमें इतना इतना खर्चा हो जाएगा, तो बेटी के लिए वो पैसा ही नहीं है। तो अब बोलेंगे लड़कियां, नहीं देखो हमारे पास पैसा है, मैंने इतने टाइम तक पढ़ाई की, 12th मैंने क्लियर कर लिया, तो मैं एलिजिबल हूँ कि मेरे को 1 लाख रुपए मिले। अब ये 1 लाख रुपए मिलेगा, इसका क्या करेंगे, पढ़ाई में लगाएंगे। आप इसको पढ़ाई में लगाइए, हमको आपके ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, इसको लगाइए, ये तो हमें मिल रहा है ना। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, पहली बात तो एक बाल विवाह, देखिए 18 तक हो गया, 18 तक तो वो पहुंचना ही है उसको, मतलब ये बाल विवाह अपने आप खत्म हो गया। अब बालिका शिक्षा, अगर लड़की को 12th तक नहीं पढ़ाओगे तो वो 1 लाख रुपए मिलेगा भी नहीं, तो उसको पढ़ाना ही पड़ेगा लड़की को 12th तक। तो ये बालिका शिक्षा कभी जो एम है ये भी पूरा हो जाएगा। पितृसत्तात्मकता थोड़ी कम होगी, ठीक है, ये कैसी होगी, विचारधारा से। एक टाइम के बाद अगर किसी को एकदम अच्छे माहौल में रखा गया, एक बहुत क्या बोल सकते हैं, एक अपराधी विचारधारा वाला अगर कोई व्यक्ति है, इसको एकदम अच्छे अच्छे लोगों के बीच अगर रखा जाए, 100 अच्छे लोगों के बीच में एक अपराधी का रखा जाए, तो एक टाइम के बाद ये भी संत महात्मा टाइप हो जाएगा। ये लॉजिकल बात है, ये कोई हवाबाजी नहीं है, ठीक है, ये लॉजिकल बात है। जिस तरह के हम लोग संगति में रहते हैं हम वैसे बन जाते हैं। अब वो संतों की संगति में रहेगा तो संत ही तो बनेगा, ठीक है। तो पितृसत्तात्मकता धीरे धीरे कम होगी ही होगी, क्योंकि अगर लड़की 12th पढ़ ली, एकदम अच्छे परसेंटेज पास हो गई, तो 10 लोग उसका तारीफ करेंगे कि अरे वाह आपकी बेटी इतनी अच्छी है, ऐसा है वैसा है, बहुत अच्छा पढ़ाई करती है। तो उस जो पिता रहेगा, जो चाहता ही नहीं रहता, पहले स्टार्टिंग में चाहेगा ही नहीं कि वो पढ़े लिखे आगे बढ़े, ऐसा नहीं चाहता था। लेकिन जब वो सुनेगा कि हाँ मेरी बेटी के कारण मेरा तारीफ कर रहे हैं लोग, तो फिर उसका मन परिवर्तित होगा, और यही परिवर्तन तो समाज की डिमांड है, ठीक है। अब अगला, कन्या भ्रूण हत्या रोका जाएगा। ये कैसे रुकेगा, ये किसके लिए है, गर्ल्स के लिए, ठीक है, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए। कोई लड़का पैदा हुआ ना, लड़का मतलब 18 साल का कंप्लीट हो गया और 12th भी कंप्लीट हो गया तो उसको मिल जाएगा, ऐसा नहीं, ये सिर्फ लड़कियों के लिए। तो अगर उसको पैसा चाहिए तो लड़कियों को मारना बंद करना पड़ेगा, कन्या भ्रूण हत्या बंद करनी पड़ेगी, तभी वो पैसा मिलेगा।
अब वो चाहे उसको लालच दिखाओ 1 लाख रुपए का या जो भी, अगर इससे समाज का कुछ भला हो रहा है, कल्याण हो रहा है, तो फिर वो जायज़ है। अगला आते हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, 2005-6 की योजना है। इसमें क्या है, गरीब कन्या, देखिए जब पैसा नहीं रहता ना तो फिर शादी करने में गरीब लोग भी समस्या होती है वो लोग को भी, तो वो लोग विवाह करने में ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं, या फिर कई कई परिवार ऐसे रहते हैं जिनके यहाँ शादी नहीं हो पाता है, ऐसा भी होता है समस्या, या फिर दहेज का प्रॉब्लम आ रहा है, या गिफ्ट भी दे रहे हैं तो भी दहेज भी नहीं, अगर गिफ्ट भी देना चाहते हैं अपनी बेटी को तो वो भी ठीक से पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये सब चीज़ के निदान के लिए ये योजना लाया गया। अब इसमें गरीब कन्या का विवाह किया जाएगा, जिसमें फिजूल खर्च जो रहता है, बहुत सारा एक्स्ट्रा खर्चा रहता है, ये मेहमान वो मेहमान, ये लोग को इतने लोग को साड़ी दो, उतने लोग को साड़ी दो, इसको खाने पीने की व्यवस्था करो, बहुत ताम झाम रहता है, तो बहुत खर्चीला रहता है। विवाह कर रहे हैं मतलब बहुत खर्च होता है, तो फिजूल खर्च को रोकना है या कम करना है। टोटली रोका तो नहीं जा सकता, कम किया जा सकता है, ठीक है। दहेज लेन देन को रोकना, अब देखिए लिमिट में पैसा दिया जाएगा तो फिर सारे चीज़ लिमिटेड होगा, तो यहाँ पर लेन देन जो दहेज वहेज वाला सिस्टम है ये सब चीज़ नहीं होगा यहाँ पर। अब प्रोविजन क्या क्या है इसमें, देखिए 15,000 रुपये दिया जाता है स्टार्ट पहले में, जब ये योजना आया 2005-6 में, उस टाइम 15,000 रुपये हर एक लड़की को दिया जाएगा। एक परिवार में अगर 2 लड़कियां हैं तो दोनों लड़की के लिए, एक के लिए 15, दूसरे के लिए 15 शादी के टाइम दिया जाएगा, ऐसा प्रोविजन था। अब 2019 में इसको बढ़ा के 25,000 कर दिया गया, 25,000 दिया जाएगा और उसमें वो लोग शादी का पूरा व्यवस्था करेंगे, ठीक है। तो इसको वापस नहीं करना है, ये कोई ऋण नहीं है, ये सीधा सीधा अनुदान है एक टाइप का, ठीक है, दान है, कन्यादान के रिलेटेड है, ठीक है, तो ये अनुदान है। अब देखिए इसमें पात्र कौन रहेगा, देखिए योजनाएं ऐसी ऐसी हैं कि ना जो समाज की जो कुरीतियां हैं वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाए, ऐसा योजना सोच समझ के बनाया जाता है। अब देखिए इसमें पात्रता कौन है, अगर कन्या 18 कंप्लीट कर चुकी है और युवक जो है 21 कंप्लीट कर चुका है और उनका शादी हो रहा है, तभी ये पात्र होंगे। दोनों का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि हाँ लड़का ये है, लड़के का बर्थ सर्टिफिकेट ये है, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें उसका बर्थ वेरीफाई होता है उसको दिखाना पड़ेगा। तो जब वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ ये दोनों सही हैं, तो फिर मतलब दोनों ही वयस्क हैं, शादी के लिए वयस्क, तो इनका विवाह पॉसिबल है, तो फिर इनके लिए पैसा दिया जाएगा। लेकिन अगर देखिए अब ये 17 की है, अगर कोई लड़की 17 की है तो ये एलिजिबल नहीं है, और देखिए 17 में शादी कर रहे हैं मतलब ये क्या है, बाल विवाह है। तो अगर 18 प्लस का अगर प्रोविजन रख दिया गया है, 18 या 18 प्लस, 18 कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो फिर वो पात्र है। और ऐसे में क्या होगा, दोनों ही कंडीशन रख दिए हैं तो फिर बाल विवाह हो सकेगा क्या, नहीं हो सकेगा, सीधा सीधा ये अपना बाल विवाह का प्रोविजन खत्म कर देता है। देखो एक ये है और ये बहुत सारे प्रोविजन हैं, देखते हैं आगे, ठीक है। अब इसमें कौन कौन पात्र होंगे, सीएम खाद्यान्न योजना में जो राशन कार्ड धारी हैं वो सारे के सारे पात्र होंगे, और एक परिवार से मैक्सिमम 2 लड़कियां, अगर एक परिवार में 3 लड़कियां हैं तो 2 के लिए मिलेगा पैसा, तीसरे के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर देखिए जनसंख्या नियंत्रण भी, ठीक है, जनसंख्या को भी नियंत्रित कर लिया, यहाँ पर प्रोविजन रख दिया कि हाँ 2 लड़की तक के लिए बस मिलेगा, और तीसरी लड़की रहेगी तो उसके लिए नहीं मिलेगा, तो लोग जनसंख्या ही नहीं बढ़ाएंगे। ये अपने आप में बहुत सारे, देखिए एक योजना का स्टार्ट करके बहुत सारे लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाती है। अब देखिए इसका तीसरा मतलब अगला एलिजिबिलिटी क्या है, मूल निवासी, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए। बाहर दूसरे स्टेट के हैं तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। अब इसका चयन कौन करेगा, विकास खंड स्तर पर विकास खंड चयन समिति, और जिला स्तर पर जिला स्तरीय चयन समिति, इसका मतलब इनको मतलब वेरीफाई करेगी कि हाँ ये लोग एलिजिबल हैं, इनको दिया जाए ऐसे व्यक्ति। अब इस प्रोविजन में क्लास टर्म, ठीक है, निःशक्त जनों के लिए भी है। निःशक्त जन मतलब जिनके मम्मी नहीं है या पापा नहीं है या दोनों नहीं है, तो ऐसे लोगों को निःशक्त जन बोलते हैं। तो अगर लड़का लड़की दोनों में से कोई एक ऐसा है जो निःशक्त जन है कि इस कैटेगरी में आता है, तो वो उसको कितना कितना देखिए, बाकी नॉर्मल कंडीशन में क्या है 25,000, लेकिन अगर निःशक्त जन है तो फिर 1 लाख रुपए दिया जाएगा अनुदान राशि। और अगर दोनों ही ऐसे हैं, लड़का और लड़की जिनका शादी होने वाला है, वर वधू दोनों ही निःशक्त जन की श्रेणी में आते हैं, तो दोनों के लिए 1-1 लाख अलग अलग सेपरेट
दिया जाएगा। तो ये हुआ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, नोनी सुरक्षा योजना, महिला जागृति शिविर और नवा बिहान योजना। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ महिला कोष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें देखते हैं। छत्तीसगढ़ महिला कोष कब स्टार्ट हुआ? 2002 में। क्यों? महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण करने के लिए। क्योंकि देखिए आर्थिक सशक्तिकरण भी बस अकेला इम्पोर्टेंट नहीं है, सामाजिक सशक्तिकरण अकेला इम्पोर्टेंट नहीं है, दोनों का ही सशक्तिकरण करना है, तभी महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ हो पाएगी। तो दोनों का ही सशक्तिकरण करना है, तो इसके लिए 3 अलग अलग इसी के अंतर्गत प्रोग्राम चलाया गया। पहला है ऋण योजना। कब स्टार्ट किया गया? 2003। ये याद रखेंगे, ईयर सबका याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो ऋण योजना 2003 में स्टार्ट किया गया। ये क्या है? इसमें स्व सहायता समूह जो है, स्व सहायता समूह के बारे में जानते होंगे आप लोग। तो स्व सहायता समूह जो है वो ऋण अवेलेबल कराएगा। जैसे एक ग्रुप रहता है, कोई एरिया है, ठीक है, कोई एरिया, वहाँ की महिलाएं आपस में एक समूह बना लेती हैं, पैसा जमा करती हैं, और जब कभी किसी को जरूरत रहती है उस ग्रुप में से, जैसे 10 लोग हैं उसमें से एक को अगर जरूरत पड़ता है, तो जो पैसा जमा किए रहेंगे ना उसी में से उसको देंगे पैसा, ठीक है, उधार, ऋण देंगे, ऋण अवेलेबल कराएंगे। तो पहली बार अगर कोई महिला कोई महिला है, जैसे मान लेते हैं लीला, ठीक है, लीला नाम की कोई लड़की है, लेडीज है जो इसकी सदस्य है, वो पहली बार अगर वो ले रही है ऋण, तो उसको कितना दिया जा सकता है? मैक्सिमम कैसे ना, मैक्सिमम 50,000 तक उसको दिया जा सकता है। और अगर इसका सही मतलब जितना टाइम पे उसको वापस रिटर्न करना है, ब्याज सहित जितने टाइम तक करना है, अगर वो एकदम सही टाइम पे पूरा बिना किसी गड़बड़ी के अगर वापस कर देती है, तो वो हकदार बन जाएगी। दूसरे बार जब वो लेगी तब 2 लाख तक का उसको ऋण दिया जा सकता है, इसकी हकदार होगी वो, कि हाँ मैं इसको भी मैं पे कर सकती हूँ, मतलब मैं प्राइम मेंबर हूँ, प्राइम मेंबर है, तो उसको सेकंड के लिए वो एलिजिबल होती है कि वो 2 लाख तक, मैक्सिमम 2 लाख तक वो उधार ले सकती है, ऋण ले सकती है। अब इसको चेंज कर दिया गया, लिमिट को चेंज कर दिया गया है। फर्स्ट टाइम में कोई महिला 1 लाख रुपए तक का उधार ले सकती है, और सेकेंड टाइम में मतलब इस 1 लाख को अगर वो सही टाइम पे सही तरीके से अगर वापस कर देती है, तो वो एलिजिबल हो जाएगी अगली बार लेने के लिए 4 लाख, अगली बार वो 4 लाख तक उसको दिया जा सकता है लोन। तो इसमें इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा? इंटरेस्ट रेट मतलब ब्याज 3%। देखिए बहुत कम है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये स्व सहायता समूह है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला योजना क्या है? स्वावलंबन योजना 2009-10 में स्टार्ट किया गया। ये किसके लिए किया गया था? श्रवण बाधित जो है, मतलब जिनको सुनाई नहीं दे पाता, ऐसे निशक्त जन, ठीक है, वो हो सकते हैं, नवजात शिशु भी हो सकते हैं, मतलब जिस टाइम जैसे ही उसको मतलब जो संरक्षक हैं उनको पता चले कि हाँ इनके लिए एक योजना है, तो वो उस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। तो इनके लिए उपचार की मतलब उनका कान ठीक हो जाए, ऐसा उपचार करने का पहले प्रयास करेंगे। उसके बाद मशीन भी दे सकते हैं, मशीन भी होगा शायद में, ठीक है, मशीन भी देते होंगे। तो उपचार, क्योंकि उपचार में सब चीज़ आता है, तो एक तो उपचार करना है उनका, और अगर वो निःशक्त जाने तो उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था करनी है। ये कौन सा रहेगा? स्वावलंबन योजना के अंदर। उसके बाद आते हैं सक्षम योजना, 2009-10 की है सक्षम योजना। इसमें क्या बताया गया? जो विधवा है, तलाकशुदा है, या ऐसी अविवाहित महिला है जिसकी एज 35 से 45 वर्ष है, तो ऐसी महिलाओं को ऋण की व्यवस्था कराता है। अब उनको ऋण की क्या जरूरत, उनको ऋण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वो एक अपना खुद का स्वरोजगार स्टार्ट करेंगे, वो अपने पैर पे खड़े होंगे, इसलिए उनको ऋण की व्यवस्था की जाती है। 1 लाख तक का उनको दिया जा सकता है। कितने रेट पर? 3% ब्याज दर पर, ठीक है। और इसको चुकाने के लिए कितना टाइम दिया गया? 60 किस्त तक वो चुका सकते हैं। अब इसके लिए पात्र कौन कौन होंगे? बीपीएल परिवार की महिलाएं वो पात्र हैं। बीपीएल नहीं है अगर, तो उनकी उस परिवार की फैमिली इनकम, मतलब उस परिवार में जितने भी लोग कमाते हैं, जहाँ से भी कमाते हैं, उनकी आय टोटल मिला के 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वार्षिक आय
1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वैसी महिलाएं भी एलिजिबल हैं। और ST SC की जो महिलाएं रहेंगी उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा, वो प्राथमिकता श्रेणी में आएंगे, तो वो भी एलिजिबल है। तो 3 टाइप की एलिजिबिलिटी है इसमें। अब इसके बाद अगला देखते हैं, नारी निकेतन। देखिए निकेतन मतलब क्या होता है, जनरली निकेतन किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे वृद्धाश्रम है, अनाथालय है, तो उनके साथ यूज़ किया जाता है निकेतन, मतलब आवास गृह के लिए, आवास के क्षेत्र के लिए जनरली यूज़ किया जाता है निकेतन का, जैसे शांति निकेतन, तो ऐसा बहुत सारा है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन एलिजिबल होगा, पूरा चीज़ को देख लेते हैं क्या क्या उसमें। 16 से अधिक वर्ष की महिलाएं या कन्या, अनाथ है जो विधवा है, निराश्रित है, परित्यक्त है, मतलब जिनको उनके हस्बैंड छोड़ देते हैं या फिर कोई फैमिली वाले ही छोड़ दिए हैं, अगर किसी महिला किसी कन्या को शादी नहीं हुई है फिर भी छोड़ दिए हैं, ठीक है, तो वो भी परित्यक्त में आ जाएंगी। ठीक है, अविवाहित हैं, जो जिनका विवाह नहीं है, वो सब भी, कन्या हो चाहे महिला हो, कन्या मतलब जो अविवाहित है, जो विवाहित है उसको महिला की श्रेणी में डाल दिए। ठीक है, तो कन्या या महिला, इनके संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी नारी निकेतन में। अब इसमें क्या क्या उनको प्रोवाइड किया जाएगा, आवास, भरण पोषण, ठीक है, और शिक्षण, इसके बाद फिर प्रशिक्षण का भी, शिक्षा ग्रहण मतलब इनको शिक्षा दिया जाएगा, शिक्षित किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा कि आप ये काम कर सकते हैं, जैसे हो सकता है सिलाई का काम सिखा दिया या फिर कुछ और, जैसे भी जो वहाँ सर्विस अवेलेबल होगा, जो वहाँ के लिए जो सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा वो सारा चीज़, ठीक है, प्रशिक्षित कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर वो अपने पैर पे खड़े हो सकती है, अपने हिसाब से अगर कुछ काम करना चाहती है, जो जिस चीज़ में उनको रुचि है, वो उस रुचि का कार्य करना चाहती है, वो कर सकती है। तो ये प्रशिक्षण होगा। अब देखिए ये कहाँ कहाँ अभी लागू है, रायपुर में, दंतेवाड़ा में और अंबिकापुर में, इन 3 क्षेत्रों में ये योजना प्रभाव में। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, छत्तीसगढ़ महिला कोष के बारे में, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, ऋण योजना, स्वावलंबन योजना, सक्षम योजना। ठीक है, क्यों, सशक्तिकरण करना महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक रूप से। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, नारी निकेतन, इस योजना के बारे में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, और अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगले वीडियोस के लिए प्रिपेयर रहिए, सारे के नोट्स बनाते रहिए, तो फिर ज़्यादा अच्छे से रहेगा, क्योंकि दूसरों के नोट्स से उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं होता जितना अपने नोट्स से होता है। तो सभी नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।